नमस्कार और स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की, कलिंग युद्ध की और हाँ, 9 अज्ञात व्यक्तियों की वो रहस्यमयी कहानी। बिल्कुल। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख हैं, कुछ शोध पत्र, नोट्स भी हैं जो कलिंग युद्ध की भयावहता और अशोक के उस बड़े बदलाव पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और उसी ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है ये आधुनिक किंवदंती 9 अज्ञात व्यक्तियों की। सही। तो हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे एक असली ऐतिहासिक घटना, मतलब कलिंग युद्ध, ने इस मिथक को जन्म दिया और ये आज भी लोगों को इतना क्यों खींचता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक नींव की, कलिंग युद्ध। ये हुआ था लगभग 261 या 260 ईसा पूर्व में। अच्छा। अशोक के मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच। कलिंग मतलब आज का जो ओडिशा है वो इलाका, दया नदी के किनारे। और ये युद्ध जाना जाता है अपनी भीषणता के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सोचिए 1 लाख, और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को देश निकाला दे दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। ये आंकड़े तो सच में दहलाने वाले हैं। बिल्कुल। और इसी विनाश ने, इसी क्रूरता ने अशोक को अंदर तक हिला दिया। कहते हैं उन्हें बहुत गहरा पछतावा हुआ। और यहीं से उनका वो मशहूर परिवर्तन शुरू होता है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, हिंसा छोड़ दी पूरी तरह से। हाँ, जोर दिया धम्म पर, मतलब नैतिकता, करुणा, सामाजिक जिम्मेदारी। उनके जो रॉक एडिक्ट्स हैं, पत्थर पर लिखे फरमान, हाँ, सुना है उनके बारे में। उसमें 13वें एडिक्ट में रॉक एडिक्ट 13 इसका जिक्र है साफ तौर पर। उनके लिए सैन्य विजय का रास्ता वहीं खत्म हो गया। तो एक जीतने वाला राजा, एक विजेता, वो बदल गया एक नैतिक शासक में। ये अपने आप में बड़ी बात है। और शायद यहीं से वो दूसरी कहानी शुरू होती है, 9 लोगों वाली। बनाया गुप्त समाज। क्यों? मकसद था कि ऐसा ज्ञान जो मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है, उसको सहेजा जाए, विकसित किया जाए, लेकिन गलत हाथों में पड़ने से रोका जाए। ये सीधा उनकी युद्ध के अनुभव से जुड़ता है। बिल्कुल। डर था कि विज्ञान या कोई और शक्ति फिर से वैसी तबाही न मचा दे। और ये 9 की संख्या, इसका भी कोई मतलब है? मुझे याद आ रहा है नवग्रह, नवरत्न। हाँ सही कहा। भारतीय परंपरा में 9 का अंक महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये उसे एक सांस्कृतिक रंग जरूर देता है। लेकिन इस कहानी को दुनिया भर में जो पहचान मिली, उसका बड़ा श्रेय जाता है टैलबोट मंडी के एक उपन्यास को, द 9 अननोन। ये 1923 में आया था। ओह, तो ये एक उपन्यास से शुरू हुआ। हाँ, ये समझना जरूरी है कि वो एक फिक्शन था, एक रोमांचक कहानी। कमाल है। कैसे कहानी कल्पना से निकलकर धीरे धीरे सच जैसी लगने लगती है। हाँ, शायद लोगों में ऐसी रहस्यमयी बातों पर यकीन करने की एक अंदरूनी इच्छा होती है। हो सकता है। और इस इच्छा को कह सकते हैं कि और हवा दी 1960 में आई एक और किताब ने, द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस। इसे लिखा था लुई पॉवेल्स और जैक्स बर्गियर ने। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मांडी की उस काल्पनिक कहानी को उठाया और उसे ऐसे पेश किया जैसे वो कोई असली गुप्त संस्था हो। उसे जोड़ा गूढ़ विद्या से, षड्यंत्र कथाओं से। ओह, तो यहां से वो अटक्कलें और तेज हो गईं। बिल्कुल। यहां से किंवदंती कल्पना के दायरे से निकलकर असलियत के दावे वाली अटक्कलों में बदल गई। इस कहानी में एक और चीज बड़ी दिलचस्प है, वो 9 किताबें, ज्ञान की 9 किताबें। हाँ, किंवदंती यही कहती है कि हर सदस्य के पास ज्ञान की एक खास किताब थी। 9 सदस्य, 9 किताबें। और उनके विषय, मैंने सुना है बड़े अजीब से विषय थे। अजीब से ज्यादा कहूंगा कि आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक लगते हैं, खासकर प्राचीन भारत के हिसाब से। जैसे शरीर क्रिया विज्ञान, जिसमें मृत्यु स्पर्श जैसी रहस्यमयी बातें भी जोड़ी जाती हैं। फिर कीमिया, यानी एक धातु को दूसरी में बदलना, गुरुत्वाकर्षण और प्राचीन विमान, जिन्हें विमान कहा गया है, संचार के तरीके, समाजशास्त्र। ये सब तो बहुत आगे की बातें लगती हैं उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल, यही इस किंवदंती को और ज्यादा आकर्षक बनाता है। हाँ, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। इन सब दिलचस्प कहानियों के पीछे क्या कोई ठोस सबूत है ऐतिहासिक रूप से? देखिए, यहीं पर आकर मिथक और हकीकत अलग होते हैं। सच तो यह है कि 9 अज्ञात व्यक्तियों के ऐसे किसी समाज का कोई भी पुख्ता, भरोसेमंद, ऐतिहासिक या पुरातात्विक सबूत मौजूद नहीं है। कुछ भी नहीं? अशोक के अपने लेखों में या कहीं और? कहीं नहीं। अशोक के अभिलेखों में इसका कोई जिक्र नहीं,
ना ही बाद के किसी विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत में। लेकिन जो लोग मानते हैं वो शायद ये कहेंगे कि अशोक ने ही तो इसे गुप्त रखने को कहा होगा, तभी तो ये गुप्त समाज था। हाँ, ये तर्क जरूर दिया जाता है। हाँ। कि भाई इतनी गोपनीयता रखी गई कि कोई सबूत ही नहीं बचा। पर फिर वही सवाल उठते हैं, लगभग 2000 साल से भी ज्यादा समय तक इतनी परफेक्ट गोपनीयता, क्या ये मुमकिन है? मुश्किल तो लगता है। और अगर ये समाज इतना ज्ञानी था, इतना शक्तिशाली था, तो फिर भारत को सदियों तक भारी आक्रमण क्यों झेलने पड़े, गरीबी क्यों रही? इन सवालों का जवाब ये किंवदंती नहीं दे पाती। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे कलिंग युद्ध की एक ऐतिहासिक सच्चाई यानी अशोक का हृदय परिवर्तन वो एक आकर्षक किंवदंती का आधार बनी। सही। जिसे पहले टैल्बर्ट मंडी के उपन्यास ने एक रूप दिया, हाँ, कल्पना का। और फिर पावेल्स और बर्गियर की किताब ने उसे रहस्य और कह सकते हैं कि साजिश के धुंध में लपेट दिया। बिल्कुल। और ये कहानी आज भी इसीलिए इतनी गूंजती है, मुझे लगता है, क्योंकि ये हमारी उस मानवीय उत्सुकता को छूती है जो गुप्त समाजों के लिए है, छिपे हुए ज्ञान के लिए है। हाँ, एक तरह का नियंत्रण। हाँ, दुनिया पर किसी अदृश्य नियंत्रण का विचार, यह हमारी कल्पना को उड़ान देता है। बिल्कुल। और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि 9 अज्ञात व्यक्तियों जैसी कहानियों के लिए हमारा ये जो खिंचाव है, ये असल में ज्ञान, शक्ति और शायद इस उलझी हुई दुनिया में कहीं छिपी हुई एक व्यवस्था की हमारी तलाश के बारे में क्या कहता है। गहरा सवाल है। क्या आज का इतिहास भी भविष्य के लिए ऐसी ही कोई सुरक्षात्मक या रहस्यमयी किंवदंतियों को